हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 18 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 18 वीडियो में विविध प्रश्नावली 3 पे और क्वेश्चन नंबर है 28। कह रहा है एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अभिव्यक्ति ए इतना दिया हो और समीकरण ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आइडेंटिटी हो, यह संतुष्ट करता हो। तो हमारे पास दिया है कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो चलिए हम लोग यहाँ ए का ट्रांसपोज पहले लिख लेते हैं, 0 2y z। ठीक है, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड इंटू में अभिव्यक्ति ए 0 2y जेड, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई जेड और इक्वल टू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना जी, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले रो में पहले कॉलम से तो हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से तो 0 प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई। तीसरे रो में फिर आपको पहले वाले कॉलम से ही करना है तो 0 माइनस का जेड एक्स और प्लस का जेड एक्स। अब देखिए पहले रो में अब दूसरे वाले कॉलम से तो करते हैं तो 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। दूसरे रो में दूसरे वाले कॉलम से करते हैं तो आपका हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे रो में फिर दूसरे वाले कॉलम से करते हैं तो 2yz माइनस का yz माइनस का yz। अब पहले वाले रो में तीसरे वाले कॉलम से करते हैं तो 0 माइनस का xz प्लस का xz। ठीक है, अब दूसरे वाले रो में तीसरे वाले कॉलम से करते हैं तो 2yz माइनस yz माइनस yz। तीसरे रो में तीसरे कॉलम से करते हैं तो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ पर है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए आगे अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ 0 आ जाएगा, देख लो यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ कितना जाएगा 6y स्क्वायर 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0 और यहाँ पर आपका 3z स्क्वायर इक्वल टू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए अब इसके संगत अवयवों को बराबर कर देते हैं। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है ना तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 और 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, यहाँ से y स्क्वायर का वैल्यू जो होगा इक्वल हो जाएगा आपका 1/6 के, तो y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6। अच्छा, यहाँ से आपका z स्क्वायर इक्वल टू 1/3 तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। तो x y z तीनों का वैल्यू हमने नहीं निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, x का वैल्यू निकालना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, दिया हुआ है 1 2 1 इंटू में 1 2 0 2 0 1। ठीक है, 1 0 2 और फिर यहाँ इंटू में दिया हुआ है 0 2 x इक्वल टू में 0 मैट्रिक्स है। इक्वल टू में सिर्फ 0 दिया है, मैट्रिक्स में 0 दिया हुआ है। चलिए देखिए जैसे 0 मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ इसमें इससे इंटू करिए या इसमें इससे पहले इंटू कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसमें इससे इंटू करते हैं। देखिए किस तरह से, पहले रो में पहले कॉलम से तो आ जाएगा आपका 1 + 4 + 1। पहले रो में अब दूसरे वाले कॉलम से तो आपका आ जाएगा 2 + 0 + 0 और अब पहले रो में अब तीसरे वाले कॉलम से तो आ जाएगा 0 + 2 + 2 और यहाँ पर है आपका 0 2 x इक्वल टू में 0। यहाँ सॉल्व करते हैं 6 2 4 और यहाँ पर दिया है 0 2 x। अब इस पहले रो में इस पहले कॉलम से इंटू कर देते हैं। चलिए तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा 0 + 4 + 4x इक्वल टू में 0। ठीक है, एक्चुअल में यह एक मैट्रिक्स के ही रूप में लेंगे लेकिन बाद में हम फिर इनको अलग कर लेंगे तो यहाँ 4 + 4x इक्वल टू 0 नहीं हो जाएगा, इनके संगत को बराबर कर लेंगे
तो 4x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 4, यानी x इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। समझ गए ना, निकल गया वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे a एक अवयव दिया हुआ है, हमें इसको सिद्ध करना है कि ये जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होगा। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, ये हमने LHS ले लिया है, इसी को हमें जीरो मैट्रिक्स के इक्वल दिखाना है। तो देखो ना, a स्क्वायर यानी a इंटू ए करेंगे 3 1 माइनस 1 2, ये सब हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, ऐसे दोबारा बताने की तो जरूरत नहीं है। 3 1 माइनस 1 2 माइनस 5, a का वैल्यू आपका वही है 3 1 माइनस 1 2 और प्लस 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है आपका 1 0 0 1 होगा, यही ना होगा। चलिए अब यहाँ पे पहले गुना करते हैं, पहले रो में पहले कॉलम से तो 9 माइनस 1, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से तो माइनस का 3 माइनस का 2, पहले रो में अब दूसरे वाले कॉलम से तो आपका हो जाएगा 3 प्लस 2, और दूसरे रो में दूसरे कॉलम से तो आपका हो जाएगा माइनस 1 प्लस का 4, माइनस 5 से सब में इंटू करेंगे तो 15, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 5 10, और ये 7 सबसे इंटू करेगा तो 7 0 0 7। समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 8 5 माइनस 5 और 3 माइनस 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 0 0 7। इसको हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ऐड करोगे तो देखो क्या आ जाएगा 15 5 माइनस 5 10, और यहाँ भी वही है, तो यहाँ से ये आपका 0 0 0 नहीं आ जाएगा, संगत रंगों को घटाएंगे तो ये आपका एक जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो आपका RHS आ गया। यही ना हमें प्रूव करके दिखाना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ अगला क्वेश्चन 31 नंबर, यहाँ भी x का मान निकालना है, दिया हुआ है हमारे पास x माइनस 5 माइनस 1। यहाँ देखिए 1 0 2 0 2 1 2 0 3, यही ना दिया हुआ है, और इनटू में फिर है आपका यहाँ x 4 1 इक्वल टू में जीरो मैट्रिक्स। चलिए हम लोग यहाँ पे गुना कर देते, तो इसमें कर ले क्या, पहले रो में पहले कॉलम से तो आ जाएगा आपका x माइनस 0 माइनस 2, ठीक है। पहले रो में अब दूसरे कॉलम से करते हैं तो आपका 0 माइनस 10 माइनस 0। अब पहले रो में तीसरे वाले कॉलम से करते हैं तो आपका आ जाएगा 2x माइनस 5 माइनस 3, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद ये जो है आपके पास दिया हुआ है x 4 1 इक्वल टू में 0। आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 2 माइनस 10 और यहाँ 2x माइनस 8, यही ना होगा, और यह आपका दिया है x 4 1 इक्वल टू में आपका जीरो मैट्रिक्स। चलिए तब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं पहले रो में पहले कॉलम से, तो x इंटू में x माइनस 2, ठीक है, माइनस का 40 और फिर यहाँ पे प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू में 0 कर लेंगे सीधे। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 48 और प्लस का 2x इक्वल टू में 0। यह कट जाएगा, ये दोनों जोड़ दिए हैं हमने। अब देखिए इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर में 48 यानी x बराबर में प्लस माइनस रूट अंडर 48, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 4 इंटू 4 इंटू 3, देखो 16 3 48 पेयर बन जाएगा, तो प्लस माइनस 4 रूट 3 यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं XYZ का उत्पादन करता है, देख लीजिए, जिसका वह 2 बाजार में विक्रय करता है, 2 बाजार है, उन 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूची में ये बनाकर दी गई है। ए नंबर में कह रहा है कि यदि XYZ की प्रत्येक इकाइयों का विक्रय मूल्य क्रमशः दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय अवयवु बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझिए। अब यहाँ पर हम लोग पहले बाजार ए की बात करते हैं, लिख लेते हैं बाजार एक की कुल आय, कुल आय कितनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इस पे जो उत्पादन सामान है, वस्तुएं हैं, उनको सजा लेते हैं। यहाँ पे 10,000 10,000 x है, y हजार उत्पादन हो 2,000 उत्पादन हो रहा है y वस्तु का, और 18,000 उत्पादन हो रहा है z वस्तु का, और इनका
यहाँ पर प्रत्येक का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे सजा लेते हैं। ठीक है, सामानों की संख्या को रो में और इसे कॉलम मैट्रिक्स में सजा लेते हैं। 2.50, फिर आपका 1.50 और यहाँ पे 1 रुपीज। तो ये रुपया दिया है, कितना कितना उनका लागत लग रहा है, कितना कितना उनको बेचने विक्रय मूल्य दिया हुआ है, और ये उनकी वस्तुओं की संख्या दी हुई है कि कितना कितना इकाई सामान बेचा जा रहा है बाजार एक में। ठीक है, तो चलिए अब इसमें से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25000, 25,000 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3,000 आ जाएगा, 1.5 रुपये के हिसाब से 2,000 वस्तुओं का 3,000 हो जाएगा, यह 18,000 हो जाएगा। तो चलिए हम इन सबको जोड़ देते हैं, रुपया में ही आएगा। तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। यहाँ पे 18 और 3 21, 21 और 26, 21 और 25 आपका 46 हो जाएगा। 46,000 रुपये का टोटल आय हुआ। चलिए अब बाजार 2 की बात कर लेते हैं। बाजार ए का ही आंसर है, ये ए का ही दूसरा हिस्सा है, तो हम लोग नंबर नहीं देते हैं, कोई ऐसे लिख देते हैं। बाजार 2 की कुल आय, ठीक है, बाजार 2 में इसकी कुल आय कितनी हो रही है, तो वस्तुओं की संख्या यहाँ पे x 6,000 है, y जो बेच रहा है वो 20,000 बेच रहा है, और z जो है आपका 8,000 है। और यहाँ पे उनका प्राइस जो दिया है वही दिया है 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये, ये दिया हो रुपया में। चलिए अब यहाँ गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 6,000 है ना जी, तो 2.5 रुपये के हिसाब से 6,000 में जब गुना करेंगे, पहले रो में पहले कॉलम से ऐसे ही ना गुना करते हैं जी, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 15,000, 20,000 में इंटू कर देंगे 1.5 रुपये के हिसाब से, 30,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया, 30,000 हो जाएगा, और ये 8,000 हो जाएगा। चलिए तो इसको सबको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लीजिएगा, तो 30, 45 और ये 8 कितना हो जाएगा, 53,000 हो जाएगा। 53,000 कुल आय हो जाएगी बाजार 2 में। ठीक है, अब देखिए बी नंबर में कह रहा है उपरोक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत, यहाँ पे 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे, तो कुल लाभ ज्ञात करना है, मतलब कि टोटल लाभ कितना हो रहा है बाजार 1 में और बाजार 2 में। तो देखिए ये लागत यानी कि कितना उसका खर्च पड़ रहा है वो दिया हुआ है, तो मैं पहले क्या कर देता हूँ, खर्च कितना हुआ ये निकाल लेता हूँ, और खर्च को इसमें से घटा लेंगे जो कुल आय हो रही है उसमें से, तो हमारा लाभ हमें पता चल जाएगा कितना लाभ हो रहा है। चलिए बी नंबर के लिए हम लोग पहले निकालते हैं, बाजार 1 की कुल लागत, ठीक है, तो वही वस्तुओं की संख्या तो हमारे पास दे ही है, 10,000 है, 2,000 है और 18,000 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे, ये ना दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं, ये ना लागत यहाँ पे दिया हुआ है, गुना करेंगे तो आपका 20,000, 2,000 और यहाँ 9,000। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं, इन सबको जोड़िएगा, तो यहाँ देखो 9 2 11 और 11 20, 31,000 रुपये कुल लागत हुआ। तो लाभ क्या हो जाएगा बाजार 1 में, बाजार 1 की कुल लाभ, बाजार 1 में लाभ जो हो रहा है वह क्या हो जाएगा, तो टोटल बेचे थे 46,000 रुपये का, और उसमें लागत थी 31,000 रुपये, तो यहाँ घटा लेते हैं तो 15,000 रुपये हो जाएगा ना, 15,000 रुपये का लाभ हुआ। चलिए बहुत बढ़िया। अब बाजार 2 की बात कर लेते हैं, बाजार 2 की कुल लागत, उसमें जो बाजार 2 में जो कुल लागत लगी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बाजार 2 की बात करना है तो 6,000 थी एक्स, और 20,000 वाई प्रकार की, और 8,000 जेड प्रकार की। ठीक है, और यहाँ पर उनका जो लागत लग रहा था 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे था। चलिए अब इसमें गुना करते हैं, 12,000, 20,000 और 4,000,
ये ना हो जाएगा, सबको जोड़ देते हैं तो 12 4 16, 16 और 20 आपका 36,000 रुपये कुल लागत लगा है। तो बाजार दो में जो लाभ हुआ वह लाभ कितना हो जाएगा, तो कुल हमें 53,000 रुपये आय हुआ था और उसमें से घटा देंगे आप 36,000 रुपये, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका 17,000 आ जाएगा, 17,000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हमें x ज्ञात करना है। देखो तो पहले हमें समझना होगा कि x की कोटि क्या होगी। हम लोग गुना के लिए जानते हैं कि अगर a की कोटि m/n हो, b की कोटि n/p हो, तो हम लोग इसमें गुना कर सकते हैं, क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। और जो इंटू करके आएगा उसकी कोटि क्या होगी, तो इसकी कोटि जो आएगी a इंटू बी करके जो आएगा उसकी कोटि क्या होगी जी, तो उसकी कोटि जो होगी m/p ऑर्डर की होगी, यानी इसके नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ कॉलम। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसका कोटि क्या है, 2 गो रो है 3 गो कॉलम है, यहाँ भी 2 गो रो है और 3 गो कॉलम है, तो इसका कोटि हमें पता करना होगा। तो इसका कोटि क्या होगा, तो यहाँ पे हमें देखो x को क्या मान लेना होगा, माना x बराबर में, इसी के अकॉर्डिंग देखो इसकी कोटि क्या लेंगे, यहाँ पर इस x की कोटि, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सोचना होगा। इस आव्यूह का जो इंटू करके आ रहा है दोनों का, इस आव्यूह का जो यहाँ पे हम लोग वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ जो वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ जो कोटि उसकी देख रहे हैं, इसका नंबर ऑफ जो रो होगा ना, वही इस आव्यूह का भी नंबर ऑफ रो होगा, देख लीजिए। और इस वाले आव्यूह का जो नंबर ऑफ रो होगा वह इस आव्यूह का नंबर ऑफ कॉलम होगा। देखो इसका m/n है ना, तो ये m/n क्या हो रहा है, यहाँ दोनों के प्रोडक्ट से जो आव्यूह निकल के आ रहा है उसके नंबर ऑफ रो, और जो दूसरा वाला आव्यूह है उसका नंबर ऑफ कॉलम, उसका भी नंबर ऑफ रो आ जा रहे हैं, दोनों का नंबर ऑफ रो। तो इसका नंबर ऑफ रो 2 है और इसका भी नंबर ऑफ रो 2 है, यानी कि x आपका 2/2 कोटि का एक आव्यूह लेना होगा। इसी से आपको पकड़ना होगा। हमें देख रहे हैं ना, अगर मैं यहाँ पे a और b का प्रोडक्ट देख रहा हूँ, और a और b का प्रोडक्ट मान लेते हैं किसी भी आव्यूह के बराबर है, मान लीजिए कोई आव्यूह यहाँ पे c के बराबर होगा, तो अगर इसका m/n है, इसका n/p है, तो इसका क्या हो जाएगा, m/p हो जाएगा। तो अगर मुझे इसकी कोटि को पता करना होगा तो देख लेंगे यहाँ पे इसका नंबर ऑफ रो और इसका नंबर ऑफ रो, इसकी कोटि हो जाएगी। तो इसका नंबर ऑफ 2 है, इसका भी नंबर ऑफ रो 2 ही है, तो इसका 2/2 कोटि होगा। तो इसे हम लोग ABCD एज मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए x की जगह पे ये रख देते हैं ABCD। यहाँ 1 2 3 4 5 6, इधर दिया है माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 9 और 2 4 6। चलिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले रो में पहले कॉलम से तो a + 4b, दूसरे रो में फिर पहले ही कॉलम से करेंगे तो c + 4d हो जाएगा, यही ना। फिर आप करते हैं पहले रो में दूसरे वाले कॉलम से, तो 2a + 5b हो जाएगा, 2a + 5b। दूसरे रो में दूसरे वाले कॉलम से करेंगे तो आपका आ जाएगा 2c + 5d। पहले रो में आप तीसरे वाले कॉलम से करते तो 3a + 6b, और इसमें इसे करते हैं दूसरे रो में तीसरे वाले कॉलम से, तो 3c + 6d हो जाएगा। चलिए यहाँ पर -7, -8, -9 और यहाँ दिया है 2 4 6, यही ना दिया हुआ है। चलिए अब इनके संगत अवयवों को बराबर करते हैं, तो a + 4b इक्वल टू में ले लेते हैं -7, पहला इक्वेशन, और यहाँ से इसको लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी देखिए, 3a + 6b बराबर -9, यहाँ से 3 कॉमन कर देते हैं और उधर डिवाइड में भेज देते हैं। a + 2b इक्वल टू में -3, ये जाएगा डिवाइड, माइनस का 9 सॉरी, अब ये जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा a + 2b इक्वल टू -3, ये समीकरण 2। तो इससे हम लोग ये भी निकाल लेंगे। अच्छा, और देखिए c + 4d इक्वल टू में आपका 2 हो जाएगा, समीकरण 3।
और 3c प्लस 6d इक्वल टू में 6 ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं 3c प्लस 2d, ये जाएगा डिवाइड में, तो c प्लस 2d बराबर में 2। ठीक है, यह आपका समीकरण 4 हो जाएगा। चलिए अब समीकरण 1, 2 और 3, 4 से सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से a प्लस 4b इक्वल टू -7 और यहाँ a प्लस 2b इक्वल टू में -3 है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे 2b हो जाएगा और इधर माइनस का 4, यानी कि b का वैल्यू आ जाएगा -2। b का वैल्यू इसमें रख देते हैं -2, तो a -8 इक्वल टू -7, जाके उधर प्लस का हो जाएगा, यानी a का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब समीकरण 3 और 4 से लेते हैं। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से c प्लस 4d बराबर 2 और c प्लस 2d बराबर 2, साइन बदलते हैं, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 2d बराबर में 0 हो जाएगा, ये जाएगा भाग में, तो d का वैल्यू 0 आ गया। तो c प्लस 4d बराबर 2 है, तो c प्लस 4d की जगह 0 रखेंगे, तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा, c का वैल्यू 2 आ जाएगा। हम इसलिए यहाँ से लिख सकते हैं, तो इसलिए जो हमें अभी x निकालना था वह क्या हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे रखो, तो a का वैल्यू है 1, b का -2, c का 2 और y का d का 0, यही ना हमें निकालना था। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग इस प्रकार है कि a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करना होगा कि a b का पावर n इक्वल होगा b का पावर n इंटू ए के। इसके अतिरिक्त यह भी सिद्ध करना है कि समस्त n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये इसके बराबर होगा। दो चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो एक एक करके दोनों को हम लोग यहाँ पे साबित करेंगे। पहले हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं स्टेप पहला। ठीक है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, n बराबर 1, जब हमारा n क्या है 1 के बराबर है तब देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b का पावर 1 इक्वल टू में b का पावर 1, यानी फाइनली ए बी इक्वल टू यहाँ से b ही आएगा। तो ये तो हमारे पास दिया है ना जी, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो ये यहाँ से कह सकते हैं कि इसलिए n बराबर 1 पर परिणाम सत्य है। ठीक है, हमारा स्टेप 2 क्या होगा, माना n बराबर k पर परिणाम सत्य है, ये हम लोग मान लेते हैं। कहने का मतलब जहां यहाँ n है वहां पे हम लोग क्या रख देंगे, k रख देंगे, तो हो जाएगा a b का पावर k इक्वल टू में b का पावर k a। ठीक है, ये हम लोग ऐसे लिख देंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं, अब लिखेंगे कि तो साबित करना है, तो साबित करना है कि n बराबर k प्लस 1 पर भी परिणाम सत्य होगा। ये हमें साबित करके दिखाना होगा, परिणाम सत्य होगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, a इंटू बी का पावर k प्लस 1 इक्वल टू में b का पावर k प्लस 1 इंटू ए, ये हमें साबित करके दिखाना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ किससे गुणा कर देते हैं, b से गुणा करेंगे, b से गुणा करने पर। चलिए देखो अब इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a b का पावर k प्लस 1, ऐसे हो जाएगा ना, या फिर एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, इसको लिख देते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, अब इंटू में b देते हैं, अगले स्टेप में लिखा जाएगा उसको, और इक्वल टू b का पावर k इंटू ए और इंटू में b, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पावर में 1 है, तो इसके साथ तो ऐड हो जाएगा ना, a इंटू बी का पावर k प्लस 1। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास दिया हुआ है कि a इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल है, ऊपर दिया था ना जी। यहाँ पे b का पावर k, इसको मैं b इंटू ए नहीं लिख सकता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b का पावर k प्लस 1 इंटू ए। तो यही ना हमें प्रूफ करके दिखाना था, या इसके बराबर है, तो प्रूफ हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः
अतः n बिलोंग्स टू n के लिए a का पावर a इंटू बी का पावर n इक्वल टू होगा b का पावर n इंटू में a, जहां ए बी इक्वल टू है बी ए के। तो पहला वाला हिस्सा हो गया। अब दूसरे वाले को हम लोग प्रूव करके देखते हैं। तो हमें दूसरा वाला हिस्सा यही इसी को साबित करना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं पार्ट 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। लिखते हैं पहला स्टेप, n बराबर 1, जब हमारा n का मान क्या हो 1 हो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a b का पावर 1 इक्वल टू में a का पावर 1 और b का पावर 1। तो यहाँ से ये यहाँ पे a b ही आ जाएगा, यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए बी ही आ जाएगा। तो ये तो सत्य ही है, बिल्कुल सत्य है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि n बराबर 1 पर परिणाम सत्य है। कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा स्टेप हमारा, स्टेप सेकंड में माना n बराबर k पर परिणाम सत्य है, यानी n के जगह हम लोग क्या ले लेंगे k ले लेंगे। तो हो जाएगा a इंटू बी का पावर k इक्वल टू a का पावर k और b का पावर k। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ रहे ना। तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ, समीकरण 1 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे तो साबित करना है कि n बराबर k प्लस 1 पर भी परिणामी सत्य होगा। जो हमारा परिणाम है वो सत्य होगा, ये हमें साबित करके दिखाना है। यानी हमें n की जगह k प्लस 1 लेना है। तो a b का पावर k प्लस 1 इक्वल टू a का पावर k प्लस 1 इंटू बी का पावर k प्लस 1, यही हमें साबित करके दिखाना है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों तरफ ए बी से गुणा करने पर, ठीक है। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा, ए बी का पावर k है और इंटू में हमें ए बी कर देना। तो यहाँ कुछ नहीं तो पावर में 1 है ना, यहाँ a का पावर k b का पावर k इंटू में आपका ए बी, यहाँ पावर ऐड हो जाएगा ए बी का पावर k प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना होगा और यह लाना होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर a का पावर k इंटू यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ b का पावर k इंटू में ए बी, है ना। कैसे, तो हम लोग जानते हैं अवयवों के अंदर साहचर्य नियम का पालन होता है, साहचर्य नियम से, ठीक है, हो जाएगा। चलिए ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग a का पावर k ब्रैकेट के अंदर b का पावर k, हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि आपके पास ए बी बी ए के इक्वल दिया हुआ था, इंटू में यहाँ पे क्या ले सकते हैं, बी ए नहीं ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं बी ए का पावर k इंटू यहाँ b का पावर k इंटू में आपका b, इसको इसके साथ ले लेते हैं एसोसिएटिव लॉ से ही, ऐसे ले सकते हैं ना जी, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, साहचर्य नियम से ही हुआ, एसोसिएटिव लॉ से हुआ है। चलिए अब देखिए यहाँ पर a का पावर k, यहाँ पर आ जाएगा b का पावर क्या हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं तो पावर में 1 है ना जी। तो b का पावर k प्लस 1 इंटू ए, यही ना होगा। अब देखिए इसके बाद, अब अगर मैं देखूं तो मैंने पहले में हम लोग ऊपर साबित किए थे, क्योंकि हमने देखा था कि a इंटू बी का पावर n जो होगा, तो ये b का पावर n इंटू ए के बराबर होगा। अभी हमने ये देखा था ना जी, ये हम लोग अभी साबित किए हैं पहले वाले में। तो हम लोग ऐसे अगर n के जगह k प्लस 1 ले लें, तो यहाँ a b का पावर k प्लस 1 इक्वल टू b का पावर k प्लस 1 इंटू ए हो जाएगा। तो यह दिया है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना जी। तो a का पावर k इंटू में a b का पावर k प्लस 1, यहाँ पावर में 1 है और यहाँ पर k है, तो यहाँ भी हम लोग वही एसोसिएटिव लॉ से लगा देते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं, a का पावर k इंटू ए और यहाँ पर b का पावर k प्लस 1।
ठीक है, ये कैसे हुआ? साहचर्य से, साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से। तो यहाँ से पावर ऐड हो जाएगा, तो a का पावर k प्लस 1 और इंटू में b का पावर k प्लस 1। यही ना हमें प्रूव करना था, हमें दिखाना था ना कि a इंटू बी का पावर k प्लस 1 इसके बराबर होगा। हो गया, तो अतः लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, प्राकृतिक संख्या के लिए a b का पावर n इक्वल हो जाएगा a का पावर n इंटू b का पावर n। जहां हमने क्या देखा, तो ए बी इक्वल टू है बी ए बी इक्वल टू है बी ए, और पहले वाले प्रमाण का भी यूज किए हैं, ए बी का पावर एन इक्वल टू में बी का पावर एन और इंटू ए। ये पहले वाले प्रमाण को भी यूज किया, दोनों को यूज करके एक साबित किया। तो साबित हो गया यहाँ पर, यही ना हमें साबित करके दिखाना था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, आपका चैप्टर ही कंप्लीट होगा। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।